5% टूट चुका है। और वही अगर हम बात करें इस कंपनी की तो अरबिंदो फार्मा के जो नंबर्स हैं यहाँ पे जो है आपको तेज़ी देखने मिल रही है। बिना जो टिश्यू के इलाज किए जो है दवा में फेज़ 1 की ट्रायल पूरी हो चुकी है। वही हमारा तीसरा स्टॉक SRF, यहाँ पे बात करें तो एग्रो केमिकल प्लांट को मंजूरी मिली है, स्टॉक 6% चढ़ा है और दहेज में लगेगा ये नया प्लांट, 235 करोड़ के निवेश रहेंगे। तो ये अहम स्टॉक्स है जहां पे आपको बड़ा एक्शन देखने मिल रहा है। स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में और मैं हूं शरद दुबे, जहां पे इस शो में हम जहां पे इंपॉर्टेंट मिड कैप्स की एक्शंस आ रही है न्यूज़ बेसिस पे या जहां पे कमाई के मौके बनते हैं, वहां पे हमारे गेस्ट जो है आपको स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे। लेकिन चलिए अभी चलते हैं, चेक ले लेते हैं मार्केट का। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों ही अपने डेज हाई लेवल पे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 9:10 बुल्स के फेवर में आ रहा है। अगर मार्केट्स के भी चेक कर लेते हैं तो डेज हाई में आप कह सकते हैं निफ्टी आया है और ऑलमोस्ट 500 अंक की जो है तेज़ी भी देखने मिली है। निफ्टी बैंक में भी जो है ये आंकड़े देखने मिले हैं। अभी देखिए निफ्टी जो है 22,900 के लेवल्स के अभी जस्ट पार गया है और जिसको मेंटेन करके सस्टेन करके रखा है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं आपके सेक्टोरल इंडेक्सेस में, खास करके अगर मेटल इंडेक्स के बारे में बात करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 4.5% के ऊपर चला गया है और सारे ही मेटल काउंटर्स में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स इसका इंपॉर्टेंट रीजंस ये भी है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का 90 दिन का पॉज जो है ट्रंप ने लगाया है, ये ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं हुई, एक रात पहले हुई थी। उसके कारण हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ी रिकवरी देखने मिली है। कल थोड़ा वॉलेटिलिटी था लेकिन बाजार बंद था कल, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कल नहीं देखने मिला, लेकिन आज जो है उसका फॉलो ऑन इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए थोड़े से मिड कैप गेनर्स और लूजर्स के भी बात कर लेंगे। उसमें खास करके हम देखेंगे कि मेटल स्पेस में जो है यहाँ पे अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। तो ये तो आपके मिड कैप एक्शन हुआ, लेकिन कुछ स्टॉक्स भी हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन उसके पहले हम हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीकांत चौहान जो सीनियर VP हैं इक्विटी रिसर्च के कोटक में। नमस्कार सर। श्रीकांत सर ज़रा बताएं आपके इंपॉर्टेंट निफ्टी और निफ्टी बैंक के क्या लेवल्स रहने वाले कॉल्स और बाकी अन्य कॉल्स भी बताएं। बिल्कुल, तो देखिए अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो एक थोड़ा सा एक बड़ा पिक्चर अगर हम देखते हैं या अगर बड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर अगर निफ्टी को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि निफ्टी ने 22,000 के करीब डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन किया है। मंडे को हमने एक अच्छी लोअर ओपनिंग देखी थी, 21,700 750 के लेवल्स हमने देखे थे निफ्टी पे, लेकिन जो अधिकतर जो ओवरऑल मार्केट की ट्रेडिंग हुई थी वो 22,000 के करीब हुई। तो मैं कहूंगा कि 22,000 का एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, 23,800 24,000 के करीब डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना है। तो इस रेंज के अंदर हमें मार्केट ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और वेरी शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो मुझे लगता है 22,800 के ऊपर जो निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जो अभी तक की जो कंसिस्टेंट एक्टिविटी दिखाई है, मुझे लगता है कि हम इन द नियर टर्म 23,200 या 23,300 के लेवल्स के करीब जा रहे हैं। तो 22,800 का मैं कहूंगा कि ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखें। अगर आज की निफ्टी की क्लोजिंग अगर 22,800 के नीचे की होती है तो मैं कहूंगा कि हम मार्केट में और भी वीकनेस देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 50,500 के करीब का सपोर्ट है, तो 50,500 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। और उस स्टॉप आई मीन टू से उसके लेवल उन लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी बंद होती है तो दिक्कतें आएगी। अदरवाइज हमें लगता है कि हम 52,000 तक भी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए सर ने कहा 23,200 और निफ्टी बैंक में भी जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे टुवर्ड्स द हायर साइड एंड ऑफ कोर्स दोनों देखिए डेज हाई लेवल पे भी हैं। श्रीकांत सर इंडिसेस तो आपने बता दिए, लेकिन मेरा सवाल है कि आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स क्या है। 2 कॉल्स है आपके, ज़रा बताएं इनके कॉल्स क्या हैं, टारगेट प्राइस क्या है। बिल्कुल, तो देखिए आज जैसे अपना हम मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और अगर आप मिड कैप निफ्टी की भी अगर बात करें तो वहां पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें पिछले 2-3 दिनों में देखने मिला है। हमें लगता है कि ऐसे केस में कुछ जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है उसमें फोकस किया जा सकता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट बना है। डीबी रियल्टी ये एक स्टॉक है जिसमें अभी 174 175 के करीब की ट्रेडिंग चल रही है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसने मल्टीपल बॉटम्स बनाए थे 140 के करीब, उसके बाद वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट हुआ है। बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 190 से लेकर 210 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
तो इसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं। और बिकॉज़ इट्स अ पोजिशनल कॉल, हमें जो स्टॉप लॉस रखना है हम रखेंगे एट 160। इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि किसी और स्टॉक्स में अगर ध्यान देना है, तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर से हमें पिरामल फार्मा यहाँ पे लगता है कि तेज़ी का एक ट्रेड लिया जा सकता है। इसमें 210 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल फार्मा सेक्टर वोलेटाइल है। अभी भी मिस्टर ट्रम्प की तरफ से क्या न्यूज़ फ्लो बनता है फार्मा सेक्टर के लिए, वो थोड़ा-सा अभी भी अनसर्टेन है। लेकिन कह सकते हैं कि 90 दिन के लिए एटलीस्ट एक्सटेंड हुआ है, तो इन बिटवीन शायद फार्मा स्टॉक्स में, सिलेक्टिव स्टॉक्स में तेज़ी बन सकती है। तो 210 का स्टॉप लॉस रखें, 250 से लेकर 265 के टारगेट्स हमें पिरामल फार्मा में नज़र आते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं दर्शकों को कि पिरामल फार्मा में जो है खासकर कि रिसेंटली डोमेस्टिक हाउस के अपग्रेड्स भी बहुत देखने मिले हैं और डोमेस्टिक डिमांड को लेके भी जो है एक बुलिश नज़रिया बन रहा था। तो ऑफकोर्स पिरामल फार्मा पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। फंडामेंटली भी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। लेकिन अब चलिए जहाँ पे मिड कैप एक्शन वाले शेयर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिड कैप में तेज़ी वाले शेयर्स कौन से हैं, सबसे पहले जो है लाते हैं लिस्ट पे डायरेक्टर साहब पीआई इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। डिक्सन टेक, सोना बीएलडब्ल्यू, ये ऑटो का सेगमेंट है। भारतीय हेक्साकॉम, इन सारे स्टॉक्स में देखें तो लगभग 4 से लेके 8% का उछाल देखने मिल रहा है। कुछ और भी नाम है जैसे कि पीबी फिनटेक, ओबरॉय रियल्टी, एचडीएफसी एमसी और जिंदल स्टेनलेस। इन स्टॉक्स में जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और ऑफकोर्स एचडीएफसी के जो है नतीजे भी अगले हफ्ते आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है बास्केट बाइंग देखने मिल रही है, जिस तरह मैं मिड कैप स्पेस में देख रहा हूँ। लेकिन कुछ शेयर्स हैं जहाँ पे सेलिंग भी हो रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिस्ट में आता है फोर्टिस, आवास फाइनेंसियर्स, ज्योति लैब, कैनफिन, मैक्स हेल्थ केयर। इन स्टॉक्स में जो है आपको देख रहा है वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है और टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड इम्पैक्ट आ रहा है। इस लिस्ट में शामिल बर्जर पेंट्स भी हैं। तो कुछ कंजम्पशन नेम्स भी आ रहे हैं यहाँ पे सामने, कुछ बीएफएसआई नेम्स भी आ रहे हैं। कुछ ट्रेंड नहीं पता चल रहा, बट सेलेक्ट जो है डाउनफॉल हो रहा है, पर इतना भी ज़्यादा भारी गिरावट नहीं देखने मिल रहा है। बट ऑफकोर्स थोड़ी करेक्शन ज़रूर आ रही है। लेकिन ऑफकोर्स श्रीकांत जी, इसमें से मैं पिक करने वाला हूँ पीआई इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे जो है स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, स्टॉक में अच्छी बाइंग आ रही है। और हमने जो है केमिकल एनालिस्ट से भी थोड़ी बातचीत की थी, तो वहाँ पता चल रहा है कि जो एग्रो केमिकल स्पेस है, चाइना +1 का जो भी इशू हो रहा है उनको भी एक बेनिफिट आ रहा है, इंडियन एग्रो केमिकल एक्सपोर्टर्स को भी। और ऑफकोर्स पिछले 1.5 से 2 साल जो था एग्रो केमिकल के लिए थोड़ा म्यूटेड था। तो अभी जो है नंबर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो श्रीकांत सर, पीआई इंडस्ट्रीज़ आपको क्या लग रहा है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या लगता है, ज़रा बताएं। बिल्कुल, तो मुझे भी लगता है कि पीआई इंडस्ट्रीज़ में आज जो गैप अप ओपनिंग हुई है, जो वॉल्यूम्स है और जो एक स्विंग हाई के लेवल्स को उसने क्रॉस किया है, एक बात काफ़ी क्लियरली नज़र आती है कि आज इसमें एक एक्टिव इंटरेस्ट बना हुआ है। एक बड़ी गिरावट के बाद जब ये स्टॉक अगर रिकवर हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हम इसमें और भी अच्छा खासा पुल बैक देख सकते हैं। अगर यहाँ से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो वो तकरीबन 4000 के करीब के आते हैं। और अगर हम इसे कंपेयर करें विद निफ्टी या सेक्टर स्पेसिफिक, अगर हम कोई अगर स्कैनिंग करते हैं तो हमें लगता है कि इसमें यहाँ से और भी तेजी के मौके बनेंगे। तो अगर किसी के पास कोई अगर इन्वेस्टमेंट हो पीआई इंडस्ट्रीज में तो उसमें बने रहें। अगर आपको फ्रेश पोजीशंस अगर लेनी हो तो मुझे लगता है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, या तो लंबी अवधि का नजरिया होना चाहिए, तभी जाके इसमें रिटर्न्स बन सकते हैं। दूसरी अगर एक किसी और स्टॉक के ऊपर बात करें तो मुझे लगता है कि एसआरएफ, यहाँ पे भी हमें लगता है कि काफी अच्छा फॉर्मेशन है। बट अगेन थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें, तभी जाके इनमें रिटर्न्स बन सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो नज़रिया आ रहा है पीआई इंडस्ट्रीज़ का, उस पर भी नज़र रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स एसआरएफ पे भी जो है कमेंट्री आई है। लेकिन अब चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट में ऑप्शंस के चैंपियन का, और यहाँ पे हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं ओशो कृष्णन, जो एंजल वन से हैं। नमस्कार ओशो जी, शरद बोल रहा हूँ। और ओशो जी, ज़रा अपने इंपॉर्टेंट कॉल्स बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सी आज मुझे लगता है एक अच्छा मूवमेंट आया हुआ है, एसी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एसीसी पे। इसी के एट द मनी के स्ट्राइक को खरीदने की राय बनेगी। 2000 का कॉल ऑप्शन खरीद के चले 48 रुपीज के आसपास, 32 रुपीज के स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड हायर लेवल्स पे 78 से 80 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जो मैक्सिमम रिस्क है इस कॉल में वो 4800 का है। मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 9000 के देखने को मिल सकते हैं।
जी, बिल्कुल एसीसी की कॉल आई है खरीदारी की और यहाँ पे ऑफ कोर्स अधिकतम मुनाफा लगभग 9,000 रुपये का हो सकता है, लेकिन अधिकतम नुकसान 4800 का, यानी कि जो रिस्क रिवॉर्ड है टुवर्ड्स द फेवरेबल साइड है। ओशो जी का कॉल आया है एसीसी पे। ओशो जी ज़रा अपने डिस्क्लोजर बताएंगे। मिड कैप मसाला में, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं मेटल स्पेस में बहुत मूवमेंट्स देखने मिल रही है। एंड अगर हम निफ्टी मेटल इंडेक्स की चार्ट देखें तो लगभग 4.5% ऊपर है। आप हिंडाल को देखिए, टाटा स्टील देखिए, यहाँ पे जो है अच्छी मूवमेंट्स देखने मिल रही है, सस्टेन बाइंग देखने मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स थोड़े दिन पहले जिस तरह चाइना पे टैरिफ्स लगा था तो उसके कारण जो है ओवरऑल मेटल स्पेस में भारी गिरावट आई थी, तो ये एक टाइप से पुल बैक आ रहा है। तो श्रीकांत सर, ये मेटल पैक में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन से स्टॉक्स लगते हैं जहाँ पे पुल बैक सस्टेन कर सकते हैं? यहाँ पे मिड कैप में कोई बढ़िया आपको स्टील का, मेटल का प्ले लग रहा है? फेरस भी हो सकता है, नॉन फेरस भी हो सकता है। तो श्रीकांत सर, यहाँ पे चार्ट में मिड कैप स्पेस में कौन सी मेटल जो है अपनी पुल बैक सस्टेन कर सकती है, या वॉलेटिलिटी रहने वाला है आने वाले महीनों में? इन पर ज़रा अपनी राय दें। तो देखिए, अगर डॉलर में अगर भारी गिरावट आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि मेटल्स में तेजी बनती है। और इस बार अगर आप देखें तो अ, जो एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है अभी राइट नाउ वो हिंडाल्को में दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल भी हमें लगता है कि हिंडाल्को में यहाँ से अभी भी काफी अच्छी अपसाइड है। मल्टीपल लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब से ये टर्न हुआ है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में 700-750 तक की गुंजाइश है आने वाले कुछ हफ्तों में। तो अगर यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट का अगर नजरिया हो तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि सेक्टर काफी वोलेटाइल रहेगा। टाटा स्टील में हमें लगता है कि शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि इसकी दिक्कतें अभी भी बाकी है। यूरोप से जितना भी इसका बिजनेस आ रहा है वो हमेशा इसके कोर बिजनेस को डेंट कर रहा है, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड है। शायद ये 140 तक बेस्ट के सिनेरियो में जा सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर लेवल्स के करीब इसमें हमें लगता है कि हमारे पोजीशंस को कम करना चाहिए। लेकिन हिंडाल्को और वेदांता, ये दो स्टॉक ऐसे हैं। वेदांता भी हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब खरीदा जा सकता है, कम से कम 1 साल का व्यू रखे। हमें लगता है कि ये भी स्टॉक वापस से एक बार 450-460 के लेवल्स दिखा सकता है। जी बिल्कुल, टाटा स्टील पे श्रीकांत सर ने जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स तो बता दें, लेकिन कुछ न्यूज़ फ्लोज भी है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड्स के कारोबार की जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई उसके कारण जो है टाटा स्टील में आज एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। पूरी डिटेल्स बताने के लिए जो है आशीषा है हमारे साथ। बिल्कुल, स्टील मेजर टाटा स्टील में आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी आज के सत्र में दिखी है, और इसके पीछे की एक वजह है टाटा स्टील ने अपने टाटा स्टील नीदरलैंड्स ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का डिसाइड किया है। ये अनाउंसमेंट एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया था। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा नीदरलैंड्स ऑपरेशंस का, जहां पर कंपनी का कहना है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स लिए जाएंगे, कॉस्ट घटाने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाएंगे, और प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ाई जाएगी। इनफैक्ट कल कॉल भी हुआ था एनालिस्ट के साथ, जहां पर उनका मानना है कि 500 मिलियन यूरोस तक अपने कॉस्ट कम हो सकते हैं। 10 से 15% तक एनुअल बेसिस पर कंपनी के कॉस्ट कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है, और इसी के चलते एनालिस्ट का मानना है कि करीब 70 से $80 पर टन तक कंपनी का एबिटा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी बड़ा स्टेप है नीदरलैंड्स ऑपरेशंस के लिए। याद रखें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑपरेशंस भी कंपनी करना चाहती है, और इसी के साथ ये बड़ी कमेंट्री निकल कर आई जहां पर कॉस्ट एफिशिएंसी भी कंपनी करेगी। इसी के चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार 180 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य टाटा स्टील पर रखा है। उनका मानना है कि मैक्रो डेवलपमेंट्स काफ़ी नेगेटिव है स्टील सेक्टर के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये न्यूज़ किसी को भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव खबर है टाटा स्टील के लिए। मक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग 156 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि डीकार्बनाइजेशन कैपेक्स कंपनी अंडरटेक करेगी। कॉस्ट सेविंग्स दूसरी तिमाही FY26 से ही रिफ्लेक्ट होने शुरू होते हुए नजर आएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन कंपनी किस तरह से करेगी उस पर सबकी नज़र रहेगी। सिटी ने बिकवाली की राय 115 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 70 से $80 पर टन से कंपनी का एबिटा तो इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मैक्रो
ड्रॉप अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। चाइना और यूएस के बीच ट्रेड वॉर शुरू है, जिसके चलते नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की रेटिंग बरकरार रखी है। सीएलएसए ने होल्ड की रेटिंग बरकरार 145 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो ब्रोकरेज हाउसेस का डिवाइडेड व्यू है, लेकिन स्टॉक में 4.5% की तेज़ी, और ऐसा ही लग रहा है कि कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी कंपनी एंजॉय कर पाएगी और $70 से $80 पर टन तक कंपनी का एबिटा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। जी धन्यवाद आशीषा, आपने जो है पूरी तरह टाटा स्टील के जो नए रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है उसके बारे में बताया, ब्रोकरेजेस क्या अपडेट आए हैं, और ऑफकोर्स आज देखा जाए तो उन्होंने टॉप गेनर्स भी निफ्टी के इंडेक्स में है टाटा स्टील का। श्रीकांत सर, फार्मा स्पेस को लेके जो बहुत सवाल आ रहे हैं, एनालिस्ट से भी हमारी बातचीत हो रही है, और आज देखें तो दिन के ट्रेड में जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स है सेकंड बिगेस्ट गेनर है सेक्टोरल का। अगर देखा जाए तो लगभग 2.7% जो है उछाल आपको निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखने मिला है। एंड ऑफ कोर्स हम बता दें कि जो 90 दिन का पॉज आया है आपका फार्मा का एक्सपोर्ट्स को लेके, उसके लिए भारत के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि बहुत एक लंबा आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट का कोटा जो है भारत से जाता है, स्पेशली जेनरिक मेडिसिन को लेके। तो यूएस जो है कोशिश करेगा कि उनके जो खुद के कंजम्पशन जेनरिक मेडिसिन के ज़्यादा महंगे ना हो, नहीं तो उन्हीं को पिंच करेगा। तो इसके कारण एक बेनिफिट आता है आपको भारत के फार्मा प्लेयर्स को लेके। और आज देखें तो लॉरस लैब्स 7% ऊपर है, ग्रैनुअल्स इंडिया, डेविस लैब्स, बाइकॉन, इनमें एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही है, और सारे स्टॉक्स देखें 3 से लेकर 4% ऊपर है। डायरेक्टर साहब लॉरस लैब्स को स्क्रीन पे लाइएगा, यहाँ पे देखें तो 7% ऊपर है, एकदम डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। ग्रैनुअल्स इंडिया लगभग 5% ऊपर है, इसको भी फायर करिए। और डेविस लैब्स, ये सारे जो मेन कंपनीज है, CDRM कंपनीज कहते हैं, इनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो ऑफकोर्स ये फार्मा पैक में जो है अच्छी न्यूज़ फ्लो जो है बज कर रही है। तो श्रीकांत सर, ये फार्मा पैक में जो है बाइंग वापस आ रहा है, थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऑफकोर्स 90 दिन का पॉज भी लगा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने चाहिए आपके, खासकर कि लार्ज कैप और मिड कैप के स्पेस में? अगर फार्मा कंपनीज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कौन से कंपनीज लगते हैं आपको अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पे, श्रीकांत सर? बिल्कुल, तो अगर निफ्टी फार्मा के इंडेक्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो ये इंडेक्स तकरीबन 24,000 के करीब था, 23,500 24,000 के रेंज में था, और वहां से लगातार इसमें करेक्शन हुआ है। सिंस सितंबर से तो सभी इंडाइसेस में करेक्शन देखा है, लेकिन अभी ये जो इन लेवल्स पे आया है 20,000 20,500 के करीब आया है, ये काफी क्रूशियल लेवल्स है। और अगर इन लेवल्स के अगर नीचे अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर ये ट्रेड करने लगता है, ब्रॉडर मैं पकड़ता हूँ कि 20,000 लेवल्स के नीचे अगर इसमें अगर एक्टिविटी देखने मिलती है, तो फिर मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में और भी बिकवाली बनेगी। तो हमें जो स्पेसिफिकली लार्ज कैप स्टॉक्स है जैसे कि सन फार्मा, लुपिन, इनमें हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बनेगा, लेकिन हायर लेवल्स पे इनमें जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है टैरिफ से रिलेटेड इन फार्मा कंपनीज में, तब तक हमें लगता है कि ये जो बड़े बिगेस्ट कंपनीज है कि जिनका मैक्सिमम एक्सपोर्ट, खुद का एक्सपोर्ट यूएस में है, तो उनसे थोड़ा बचे। बट यस, जैसे आपने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज है, और जैसे कि लॉरेंस लैब है, डीवीज लेबोरेटरीज है, पिरामल फार्मा है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक कंसिस्टेंट जेन्युइन बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा। और इनमें अगर आप बेस्ड ऑन लेवल्स भी अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो हमें लगता है कि उसमें अच्छे पोजिशनल ट्रेड्स लिए जा सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी कमाए जा सकते हैं। तो स्पेसिफिकली डीवीज, लॉरेंस और पिरामल फार्मा पे फोकस किया जाना चाहिए। डिविस, पिरामल फार्मा, लुपिन, और ये आपके, मैं बता दूं दर्शकों को, पिरामल फार्मा जो है 3 घंटे के ट्रेड में भी जो है श्रीकांत सर के चॉइस में है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा, खासकर कि पिरामल फार्मा को लेकर। ऑफ कोर्स फार्मा पे जो है पूरी बातचीत भी हुई है। लेकिन चलिए, अभी फार्मा की स्पेस की बात हो गई, मेटल की स्पेस बात हो गई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी स्पेस में भी जो है थोड़ी बाइंग देखने मिल रही है। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरे ही सेक्टोरल इंडेक्सेस जो है ग्रीन आ गया है। कोल इंडिया के बारे में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मूवमेंट आ रही है, और जो रियल्टी स्पेस है यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। रियल्टी स्पेस में सर ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज, ये सारे 4% ऊपर हैं। तो रियल्टी स्पेस में लगता है कि ये जो ग्रोथ है सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि फंडामेंटली ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है, और FY24 के बहुत सारे कंपनीज के गाइडेंस मिस हुए हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म मूवी रहेगा कि ये सस्टेन कर पाएगा रियल्टी स्पेस में। खास करके अगर हम प्रेस्टीज एस्टेट्स के बारे में बात करें, स्टॉक लगभग 4% ऊपर है। तो क्या राय रहेगी सर आपकी प्रेस्टीज एस्टेट्स की? तो देखिए, अगर रियल एस्टेट स्पेस की भी अगर बात करें, तो
मैं कहूँगा कि कम से कम 6-8 महीने पहले तक इसमें एक टॉप डाउन अप्रोच था और सभी स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे थे। लेकिन जैसे कि अभी अर्निंग्स में डेंट आते जा रहा है, मार्केट का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक हो रहा है, रिलेटिवली अगर आप देखें तो जो एफआई के इन्वेस्टमेंट्स थे वो कम हुए हैं और अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात करें तो नो डाउट कि यहाँ पे रेट कट की साइकिल आ रही है। बट एट द सेम टाइम कि जब भी रेट कट की साइकिल बनती है, तब इनफैक्ट देखा जाए तो हमें लगता है कि ये डायरेक्ट कोरिलेशन में रहता है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा अभी यहाँ से जो डिमांड है वो और कम हो सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सिलेक्टिव रहना ज़रूरी है, बॉटम अप अप्रोच होना काफ़ी ज़रूरी है और इसी वजह से हमें लगता है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में अगर काम करना है तो आप लोढ़ा डेवलपर्स या तो मैक्रोटेक डेवलपर्स पे फोकस करें। बाकी सब स्टॉक्स में मुझे लगता है कि एक टेम्परेरी अप एंड डाउन की एक्टिविटी देखने मिलेगी। हायर लेवल्स पे आप अपने ओवरऑल एक्सपोज़र को रियल एस्टेट में से कम करने की कोशिश करें। सिलेक्टिव 1 या 2 स्टॉक्स पे ध्यान रखें और बाकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर शायद मूव करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओबरॉय रियल्टी और लोडा डेवलपर्स पे नज़र रखेंगे रियल्टी पैक में। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट